चलो अब ये टॉपिक हमारा आज का जो है वो ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, अगर हम इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा। तो ये लॉ क्या कहता है कि जो करंट फ्लो करता है इसमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के, प्रोवाइडेड कंडीशन है इसमें, एक इस कंडक्टर की लेंथ नहीं चेंज होनी चाहिए, दूसरी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है ना, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि फिजिकल डायमेंशंस इसकी बदलनी नहीं चाहिए, तीसरी टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। इनफैक्ट तीसरी कंडीशन को हम टेम्परेचर जनरली बोलते हैं, लेकिन उसमें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आती हैं जिनमें से एक टेम्परेचर है, प्रेशर है, स्ट्रेन है, ऐसी चीजें जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम बोलते हैं मेनली जो है टेम्परेचर पे ही फोकस करते हैं, तो हम बोल देते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट फॉर अ कंडक्टर the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor, ठीक है ना, provided that the length comma area of cross section and temperature of the conductor remains unaltered या remains constant या remains unchanged, ठीक है। तो इस लॉ को अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो ये लॉ हमसे कह रहा है I जो है वो प्रोपोर्शनल टू V है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I है। अब ये जो V प्रोपोर्शनल टू I लिखा है इसका क्या मीनिंग है, आप ऐसे समझो कि जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा कि इसमें कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। अब इसकी रेजिस्टेंस जो है अगर वो टेम्परेचर नहीं चेंज होता, इसकी लेंथ नहीं चेंज होती, इसका एरिया नहीं चेंज होता, इसका मटेरियल नहीं चेंज होता, तो ऐसे केस में इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी। अगर आप इसमें ज्यादा करंट पास करोगे तो ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो ये एक तरह का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना। अब इसी चीज को हम चाहे तो ऐसे लिख लेते हैं, और क्या ऐसे, और V इक्वल्स टू RI। अब हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया है, इक्वल का साइन लगाया तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है उस कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहलाती है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अभी थोड़ी देर में इसके बारे में हम और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन का फॉर्म हो गया। इसको जनरली हम इस तरह से लिख रहे होते हैं, V इक्वल्स टू IR। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर राइटिंग लाइक दिस। ध्यान रखिएगा ये कांस्टेंट जरूर है, लेकिन ये कांस्टेंट सिर्फ उसी कंडक्टर के लिए है क्योंकि कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। एक वो कंडक्टर किस मेटल का है, उसके ऊपर कॉपर के लिए कुछ और होगा, एल्यूमिनियम के कुछ और हो जाएगा हमारे लिए, तो मेटल के साथ बदल जाएगा। दूसरी चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ। अगर मटेरियल सेम भी हुआ, कॉपर ही हुआ आपके पास, लेकिन लेंथ अलग अलग हुई तो रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, तो पैरामीटर्स पे इस पे डिपेंड कर रहा है, साथ में टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। तो इतने पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। कांस्टेंट तो है, लेकिन तब कांस्टेंट है जब सर्टेन चीजें आप चेंज नहीं करते, जैसे मटेरियल नहीं चेंज करते, लेंथ नहीं चेंज करते, एरिया नहीं चेंज करते, टेम्परेचर नहीं चेंज करते, तो उस केस में R विल बी अ कांस्टेंट। तो इसे एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट मत ट्रीट कीजिएगा। फॉर अ गिवन कंडक्टर, if there is no change in the dimensions of the conductor and the temperature of the conductor, then R will be treated constant for that conductor and this R will be termed as the resistance of that conductor। तो ये हो गया हमारे पास। अब R की वैल्यू हमें समझ में आ गया, किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, नेचर पे। नेचर का मतलब कौन सा मेटल आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। दूसरी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। मेटल्स के लिए क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब ये नहीं कहा कि टेम्परेचर डबल होगा तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी की बात नहीं की, सिर्फ ये कहा कि बढ़ता है तो बढ़ जाती है। अब वो प्रोपोर्शन में बढ़ता है या नहीं बढ़ता है वो उसकी बात नहीं की अभी हमने, हमें सिर्फ इतना मालूम है, इफ द टेम्परेचर विल बी रेज्ड द रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज। अब दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर की ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम आगे देखेंगे उसे। और ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पे, जिसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो R किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 नेचर ऑफ द सब्सटेंस, यहाँ पे मेटल है तो यानी कि कौन सा मेटल है उसके ऊपर डिपेंड कर। दूसरा टेम्परेचर ऑफ द मेटल, तीसरा है लेंथ ऑफ द मेटल कंडक्टर यानी कि, और चौथा क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। अब अगर इससे हम देखें
सपोज हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं v वर्सेस i का, यानी कि v को हम y एक्सिस पे प्लेस करना चाहते हैं और i को हम x एक्सिस पे प्लेस करना चाहते हैं, तो फिर ये फॉर्म तो y इक्वल्स टू mx का है, y इक्वल्स टू mx है, तो ये स्लोप का रोल प्ले करेगा, दिस विल बी स्लोप। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल्स टू mx, ओरिजिन से पास करती हुई, तो ओरिजिन से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहां पे हमारे पास v आ गया, दैट इज अप्लाइड पोटेंशियल या पोटेंशियल ड्रॉप, और यहां पे जो है I आ गया, और ये ग्राफ लाइन कुछ इस तरह से बनती है। ये अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं v अपॉन I। मान लो इस कंडक्टर के एक एंड पे पोटेंशियल 0 है, 0 से स्टार्ट कराया हमने, और दूसरे एंड पे पोटेंशियल v है, ऐसा मान लो, तो v पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा v इज नॉट पोटेंशियल, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है, चाहे एक एंड का पोटेंशियल 0 हो या ना हो, एक का 2 वोल्ट है, दूसरे का 10 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है, तो ये 8 वोल्ट वाला है। एक 0 पे है, दूसरा 8 वोल्ट पे है, तो भी ये 8 वोल्ट वाला है, डिफरेंस है ये आपके पास। तो अब ये tan थीटा हो गया v अपॉन I आपके पास, और यहां से देखें अगर हम, तो v अपॉन I जो है इस जगह से, ये R है आपके पास, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है, और ये चीज क्या है, स्लोप। तो स्लोप क्या दे रही है, रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं A और B, और उनके लिए V वर्सेस I का ग्राफ प्लॉटेड है आपके लिए, A और B के, कहते दोनों कंडक्टर्स के अक्रॉस हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। वी हैव अप्लाइड द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ टू कंडक्टर्स A and B, and that applied potential difference is say V। वो applied potential difference मान लीजिए कि V है, V है, और हमने उनका V वर्सेस I का ग्राफ प्लॉट कर रखा है। ये A के लिए है ग्राफ, और ये वाली लाइन B के लिए है। ये एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री, और ये एंगल दिया गया है आपको 60 डिग्री। अगर मैं पूछूं रेजिस्टेंस ऑफ B बाय रेजिस्टेंस ऑफ A कितना है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कितना है। अब आपको मालूम है रेजिस्टेंस जो है tan थीटा से दी जाएगी, तो tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्री, tan 60 आपके पास √3 हो गया, और ये 1/√3 हो गया। तो इसका मतलब RB अपॉन RA इक्वल्स टू 3 हो गया। ये रेशियो मिल गया हमारे को। सपोज और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे को, हमसे कहता है कि दो कंडक्टर्स हैं मेड अप ऑफ सेम मेटल। अब बता दिया दोनों का मेटल सेम है, ठीक है। फिर कहता है कि दोनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी इक्वल है, और उनके V वर्सेस I के ग्राफ बना दिए गए हैं। तो आप बता सकते हैं कि उनकी लेंथ का रेशियो क्या है। तो मैंने आपको बताया, वैसे भी आपको पहले से पता है, R इक्वल्स टू ρL/A फॉर्मूला होता है। रो रेजिस्टिविटी है जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, कह रहा है दोनों का मेटल सेम है, तो दोनों का रो सेम हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम कह रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गई इस केस में। अगर रेजिस्टेंसेस का रेशियो जो है वो 3 आया है, तो लेंथ का रेशियो भी यही होगा, लेंथ ऑफ B बाय लेंथ ऑफ A भी यही होगा। इसका मतलब B जो है वो 3 टाइम्स होगा A की लेंथ का, ठीक है। हम ओम्स लॉ को प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। हमें मालूम है, वी नो दैट
I इक्वल्स टू NEA VD होता है, ठीक है ना, करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने लिख दिया। और VD के लिए हमें मालूम है कि VD जो है दैट इज EE बाय M इंटू टाउ, और E के लिए हमें मालूम है कि E इक्वल्स टू कैपिटल V, E इक्वल्स टू कैपिटल V अपॉन L होता है। अगर इन दो इक्वेशंस को मैं पहले यूज करूं तो मैं I को लिख सकता हूं I इक्वल्स टू NEA VD की जगह ये वैल्यू रख दी EE बाय M इंटू टाउ। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो हमें मिलता है I इक्वल्स टू NE स्क्वायर AE बाय M इंटू टाउ। अब अगर E की जगह भी इसमें ये वैल्यू रख दें, E की ये वैल्यू इस I के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो नई वैल्यू मिलेगी I इक्वल्स टू NE स्क्वायर A V बाय ML इंटू टाउ। ये मिल गई हमारे को वैल्यू। अब इसे चाहो तो मैं V को अगर सब्जेक्ट बनाऊं उससे तो V इक्वल्स टू I इंटू V इक्वल्स टू I इंटू ML बाय NE स्क्वायर A टाउ। या इस V को थोड़ा सा और अरेंज करके लिखता हूं, V इक्वल्स टू I M, या V अपॉन I को सब्जेक्ट कर देता हूं इसे यहां से, V अपॉन I इक्वल्स टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू L बाई A। अब हमें मालूम है V अपॉन I, या चलो I इधर ही रहने दो एक बार, V ऐसे है, V इक्वल्स टू दिस मच इंटू I। अब हम ओम्स लॉ पे ध्यान देते हैं तो ओम्स लॉ ने कहा था कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है किसी कंडक्टर्स के एंड्स के अक्रॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर से फ्लो करने वाले करंट के, या इनवर्स भी बोल सकते हो, करंट किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, उसके एंड्स के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। तो यहां से अगर हम देखें ये कब होता है, ये चीज कब हमारे पास प्रोपोर्शनल होती है, जब कुछ कंडीशंस थी। कहा था लेंथ कांस्टेंट रहनी चाहिए, एरिया कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि लेंथ अपॉन ए कांस्टेंट ले लें हम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट रहेगा ही। अगर टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तो ना एन चेंज होगा ना टाउ चेंज होगा, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ हर सम टर्म कांस्टेंट होगा विद दोज कंडीशंस जो हमारे को, विद दोज रिस्ट्रिक्शंस जो ओम्स लॉ के लिए लगाई गई थी हमारे ऊपर, तो उसके रिस्पेक्ट में ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I है, यहां से हम कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I है, या I इज प्रोपोर्शनल टू V भी लिख सकते हैं आप। तो ये जैसे ही हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसके बाद हम लिख देंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है, हेंस V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना। और इससे पहले ये कह सकते हैं दिस इज कांस्टेंट व्हेन L, A एंड टेंपरेचर आर कांस्टेंट, तो ठीक है ना। तो V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा उस कंडीशन में, और यही ओम्स लॉ था, तो ओम्स लॉ प्रूफ हो गया, हेंस ओम्स लॉ इज प्रूव्ड।
यहां तक हमारे ओम्स लॉ के प्रूफ का पर्पस पूरा हो गया है, वो काम हमारा पूरा हो गया। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं इसे आगे। अपना इस काम को पूरा कर लिया, थोड़ा सा और देखें, दिल मांगे मोर, तो थोड़ा सा और ले लेते हैं इसमें। हमें मालूम है V इक्वल्स टू आई आर होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। आई तो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस चीज को R होना चाहिए। तो R की वैल्यू जो है वो हो गई M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ L बाई ए। अब कोई भी मेटल हो, M तो बदलेगा नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सभी मेटल्स में या सभी मटेरियल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन है सबके मास सेम है। E इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन अगर आप मेटल बदलोगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बदल जाएंगे और उसी के साथ साथ टाउ भी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब आप मेटल बदलोगे तो ये ब्रैकेट चेंज होगा, लेकिन अगर आप मेटल सेम लेते हो तो ये ब्रैकेट चेंज नहीं होगा। तो फॉर सेम मेटल रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करेगी? लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। आपने कॉपर का मेटल लिया है, ठीक है, और फर्स्ट केस में उस मेटल कंडक्टर की लेंथ जो है वो मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। फिर हमने इसी मेटल का एक और कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ क्या है, वो हो गई हमारे पास मान लो 30 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका हो गया से 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमसे पूछा कि अगर इस वाले मेटल के लिए रेजिस्टेंस R होती थी, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है इस चीज के करस्पॉन्डिंग वो R है, और इसके R है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो R डैश होगा वो कितना होगा हमसे पूछता है। तो अब हमें मालूम है R डैश अपॉन R इक्वल्स टू L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, तो L2 बाय L1 इंटू एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था A1 बाय A2। R डैश इक्वल्स टू L2 बाय L1। L2 दिया था 30 सेंटीमीटर और L1 दिया था 20 सेंटीमीटर। डिवाइड किया, यूनिट कैंसिल हो गया, कोई जरूरत नहीं है हमें कुछ चेंजेस करने की, सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं है, दोनों यूनिट्स कट गए यहाँ पे। ऐसे ही एरिया के भी यूनिट्स कट देंगे। तो इसे लिखा हमने, A1 की वैल्यू थी 0.1 और A2 की वैल्यू थी 0.01। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसे ये कैंसिल हो गया, ये टर्म आ गया 1.5 मेरे पास। ठीक है, और नीचे 100 से ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 1 हो गया ऊपर 10 हो गया, तो इंटू 10 आ गया, और ये R मैंने उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो R डैश इक्वल्स टू 15R हो गया। ये रेजिस्टेंस का चेंज हुआ हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास है रिजल्ट। हमने क्या कहा कि हमारे पास एक ही मेटल के दो कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर की लेंथ इतनी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, दूसरे मेटल की लेंथ इतनी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। ये दोनों मेटल एक ही टेम्परेचर पे प्रेजेंट है। अगर पहले वाले कंडक्टर की लेंथ जो है रेजिस्टेंस जो है R है, और दूसरे वाले की हमें पता नहीं है, तो वो कितनी होगी आप फाइंड कीजिए। तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया 15R। जैसे मान लो इस R की जगह मुझे कहा होता 2 ओम होगी, तो यहाँ पे मुझे कंक्लूजन मिल जाता कि 30 ओम होगी ये। ठीक है ना। अब हमने कंक्लूड किया कि रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से दी जाती है। तो हमने क्या किया, ये जो टर्म है इसको एक लेटर से हटा दिया, इस कांस्टेंट को, और उसे नाम दे दिया रो। ठीक है, अब आप देखो तो रो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है। रो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है। तो दो पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, एन और टाउ पे रो। एन और टाउ के प्रोडक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रो, और हमें मालूम है एन तो हम मोर और लेस कांस्टेंट लेते हैं, हमें मालूम नहीं टेम्परेचर चेंज करने से किस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बदलेंगे। अगर इंफॉर्मेशन गिवन हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो है हम उसे कांस्टेंट लेके चलेंगे। बाकी टेम्परेचर बढ़ता है तो एन बढ़ जाता है और टाउ डिक्रीज करता है। लेकिन जो है ना
कि कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा, वो सारे मटेरियल्स का अलग है, उसकी जानकारी नहीं है, तो हम इसे कांस्टेंट की तरह लेके चल रहे हैं। हमें दे देता है कि मान लो कहता है कि हमने टेम्परेचर यहाँ से यहाँ कर दिया और n डबल हो गया, तो हमें मालूम दे दिया कि भाई n डबल है। टाउ के लिए हमें पता है टाउ का क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है टेम्परेचर होने से, बढ़ने से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। अगर n हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर है टाउ जो चेंज कर सकता है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि टेम्परेचर कितना होगा, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा मेटल है। अलग अलग मेटल्स के लिए सबके मेटल्स, सब मेटल्स में कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ऐसे और भी मेटल्स आप ले लीजिए, तो उनमें क्या है, सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग है, भले ही वो मेटल सेम टेम्परेचर पे हो। तो एक तो मटेरियल डिपेंडेंट हो गया टाउ हमारे पास, और दूसरा टेम्परेचर डिपेंडेंट। आप एक ही मेटल ले लीजिए, एक ही मेटल के दो कंडक्टर्स ले लीजिए, और उन दो कंडक्टर्स के लिए आप सेम टेम्परेचर रखते हैं। पहले उनका लेंथ कुछ भी होता हो, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी होता हो, आपने अगर टेम्परेचर सेम रखा है तो रो इस L/A पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, रो सिर्फ इतने पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपने टेम्परेचर सेम रखा तो ये चीज कांस्टेंट हो गई, तो रो सेम हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि एक को आपने कम टेम्परेचर पे रखा और दूसरे को ज्यादा टेम्परेचर पे रखा, तो आप सोचो अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो टाउ कम हो जाएगा आपके पास। अगर टाउ कम हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये रो जो है बड़ा हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे पास मेटल्स की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। इस रो को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहेंगे, ठीक है। अगर सोचो किसी मेटल के लिए हमें इसे डिफाइन करना हो, इसको हम 1 यूनिट ले लें, इसको भी 1 यूनिट ले लें, जो भी इनके यूनिट होता है। जैसे लेंथ को हमने 1 मीटर ले लिया, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो यूनिट भले कुछ भी आता हो, लेकिन नंबर में तो रो आर के इक्वल हो जाएगा। तो हमने इसी टर्म में रो को डिफाइन कर दिया। हमने कहा रो जो है ना, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो न्यूमेरिकली इक्वल होती है। देखो न्यूमेरिकली इक्वल बोल रहा हूँ, इक्वल नहीं बोल रहा हूँ। इक्वल बोलूंगा तो यूनिट भी इक्वल हो जाएंगे। यूनिट इक्वल होने की बात नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो न्यूमेरिकली इक्वल होती है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर के, अगर उस कंडक्टर का की लेंथ 1 होती यूनिट की होती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 होता है। तो हमने कहा resistivity of a material is numerically equal to the resistance offered by that conductor, provided that the length and area of cross section of the conductor are both unity। ठीक है ना, दोनों एक एक हो गए, तो ये न्यूमेरिकली इक्वल हो गया हमारे पास। ठीक, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होगी। और अब हमें मालूम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है। क्या लेंथ पे डिपेंड करती है? नो। क्या एरिया पे डिपेंड करती है? नो। क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? यस। क्या अलग अलग मेटल के लिए ये अलग अलग वैल्यू रखेगी? यस। ठीक है ना, तो ये जो अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो उसकी रेजिस्टिविटी भी कम होगी। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया यहाँ पे। तो यहां से हमें कंक्लूड हो जाता है इन दोनों के कंपैरिजन से कि रो क्या चीज हो गई, रो हो गया m/n e² टाउ। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट। ओके, तो हमें रो के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई, और ये टेम्परेचर के साथ ही चेंज होगा। अब चलिए रो का यूनिट भी देख लेते हैं क्या होगा। SI यूनिट, इसका यूनिट मीटर हो गया, इसका मीटर स्क्वायर हो गया। एक मीटर कैंसिल हो गया तो नीचे बचा मीटर। उस मीटर को हम इधर ले गए तो रेजिस्टेंस की यूनिट से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि रो का यूनिट हुआ रेजिस्टेंस का यूनिट इनटू लेंथ का यूनिट। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम लिया और लेंथ का यूनिट जो है हमने मीटर लिया, तो इसका यूनिट जो है ओम मीटर हो गया, ओम मीटर। दिस इज द यूनिट। सिंबॉलिकली आप ऐसे लिख सकते हैं ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी का SI यूनिट हो गया। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। मान लो हम रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला लिखते हैं, रो इक्वल्स टू रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल थीटा प्लस बीटा डेल थीटा का स्क्वायर प्लस गामा डेल थीटा का क्यूब प्लस 100। ऐसे बड़े ढेर सारे टर्म्स हैं इसमें डिपेंडेंस है। तो क्या है, जब लो टेम्परेचर होता है, कम टेम्परेचर होता है, तो मोस्ट ऑफ द मेटल में कुछ इसी तरह का रिलेशनशिप आता है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर हम ज्यादा ले रहे होते हैं
और उस समय थोड़ा टेम्परेचर का चेंज करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि ये हायर पावर्स जो है वो निगलेक्ट हो जाती हैं हमारे पास। ये डेल थीटा बहुत छोटा सा हम चेंज ले रहे होते हैं तो ये हायर पावर्स निगलेक्ट हो जाती है। तो उस समय क्या होता है, रो इक्वल्स टू रो नॉट ब्रैकेट में आपके पास 1 प्लस एल्फा डेल थीटा आ जाता है। इस एक्सप्रेशन में अल्फा बीटा गामा ये सब कांस्टेंट टर्म्स है। अब ये कब हो गया, जब हमारे पास ये हायर पावर्स निगलेक्ट हो गई, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास न्यूमेरिकल के लिए केस होगा वो यही होगा। अब ये क्या चीज है, रो हमारे पास ये रेजिस्टिविटी है एट से टेम्परेचर थीटा, और रो नॉट क्या है, एट रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर थीटा नॉट। ठीक है ना, इसका टेम्परेचर थीटा पे ये है, ये थीटा नॉट पे है। और अल्फा को हम कहते हैं थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। दिस इज टर्म्ड एज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आप देखो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ते थे, उसी तरह का कुछ रिलेशनशिप बन रहा है आपके पास, लेंथ के लिए, एरिया के लिए और वॉल्यूम के लिए। जो आपने थर्मल एक्सपेंशन पढ़े थे उसी तरह का कुछ रिलेशन आ रहा है। लेंथ में अल्फा लगा होता था, लेकिन वो अल्फा क्या था, वो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, और ये क्या है, ये थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो रो और रो नॉट के यूनिट तो सेम है, क्योंकि ये भी रेजिस्टिविटी है, ये भी रेजिस्टिविटी है, भले टेम्परेचर अलग अलग हो। तो इसका मतलब है ये चीज आपकी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। तो अल्फा की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, ये टेम्परेचर है तो जो टेम्परेचर की डायमेंशंस होती है उसकी पावर -1 होनी चाहिए। टेम्परेचर के लिए आप यूनिट यूज करते हैं केल्विन, तो ये पर केल्विन हो जाएगा। इसके लिए डिग्री सेल्सियस यूज करेंगे तो ये पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपके पास। तो ये रिलेशनशिप है, और इसी तरह का रिलेशनशिप रेजिस्टेंस के लिए भी आता है। R इक्वल्स टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा डेल थीटा। ये थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कह लो, इसे थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कह लो। मैंने शायद इसको पहले रेजिस्टेंस बोल दिया था, तो दिस इज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड दिस इज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये इसी तरह का रिलेशनशिप हो गया। हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसे यूज कर रहे होंगे जब भी हमें जरूरत पड़ेगी टेम्परेचर के चेंज के साथ, प्रोवाइडेड कि हमें कोई फॉर्मूला दे ना दिया जाए। हो सकता है आपको ऐसे दे दिया जाए, R इक्वल्स टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा थीटा। मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू है और ये थीटा वाली वैल्यू है, तो अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर। आपकी से टेम्परेचर डिफरेंस थीटा ही हो गया, क्योंकि एक 0 है दूसरा थीटा है, तो डेल थीटा थीटा के बराबर हो गया। ये दे दिया आपको, ठीक है ना। तो ये दोनों ही जो है वो थर्मल कोएफिशिएंट है आपके पास। अब मान लो हम जरा देखते हैं कि थर्मल कोएफिशिएंट की बात करते हैं। हमसे पूछा गया कि आप बताओ जिस समय थीटा 1 होगा उस समय इसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा। 1 डिग्री सेल्सियस पे थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बनाओ। पहले तो हम अल्फा को यहाँ से सब्जेक्ट बना करके समझते हैं कि थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, उसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे को अप्लाई करना आसान होगा। तो यहाँ से मैंने इसको ऐसे लिख दिया अल्फा को सब्जेक्ट बना के कि अल्फा इक्वल्स टू, सबसे पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई किया था आर नॉट आया, उसको उधर ले गया इक्वल के, तो आर माइनस आर नॉट बना था। अब आर नॉट इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ था, अल्फा तो मैंने यहां रहने दिया, आर नॉट डेल थीटा में दूसरी तरफ ले गया। ये लिखा हुआ है मेरे पास। तो क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, मुझसे कहा है इनिशियल रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे आर नॉट है, और किसी और टेम्परेचर थीटा पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। तो आप मुझे इसके लिए थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बता दीजिए फॉर थीटा इक्वल्स टू 1 केल्विन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे को चेंज इन टेम्परेचर चाहिए है, तो मैंने क्या लिखा, dr बाय डी थीटा लिखा, dr बाय डी थीटा निकाला। अब dr बाय डी थीटा निकालते हैं। पहला टर्म आर नॉट था, डेरिवेटिव में 0 हो गया, आर नॉट कॉमन रहने दो, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अल्फा थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो अल्फा हो गया। बीटा थीटा स्क्वायर क्या किया, तो 2 बीटा थीटा हो गया, ये हमारे पास ये आ गया। अब ठीक है, ये चेंज इन रेजिस्टेंस आ चुका है, ये आ चुका है, आर नॉट भी इधर ले आओ, तो डी आर बाय आर डी थीटा, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो चुका है। और इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है आपके पास अल्फा प्लस 2 बीटा थीटा। अब इसने कहा जब थीटा 1 हो जाए उस समय के लिए बात करो,
तो थीटा को जैसे ही 1 रखोगे तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 1 तो उस समय इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस थीटा की जगह आप 1 प्लेस करोगे तो 2 बीटा इंटू 1 ये हो जाएगा। तो ये इसकी इफेक्टिव वैल्यू आई थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की व्हेन थीटा इज ऑफ 1 यूनिट, ठीक है ना। टेम्परेचर 1 यूनिट का हुआ तो उस समय थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ही आएगा। तो आप इस तरह से वर्किंग कर सकते हो। मैंने 4 फॉर्मूले लिखे हैं, ये चारों फॉर्मूले अब तक आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए लिखा है, उसे आप पढ़ चुके हैं। बेसिकली ड्रिफ्ट स्पीड कह लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। आई के लिए फॉर्मूला लिखा है करंट के लिए, जे के लिए फॉर्मूला लिखा है करंट डेंसिटी के लिए यानी कि आई बाई ए, और रो रेजिस्टिविटी और उसका रेसिप्रोकल कहलाता है कंडक्टिविटी, ठीक है ना। ये कंडक्टिविटी है हमारे पास, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। जैसे इसे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कह सकते हैं, इसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कह सकते हैं। कंडक्टेंस मैंने गलत टर्म यूज किया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। हम कुछ देखते हैं इसमें। अगर इसे सपोज मैं इक्वेशन 1 कह दूं, इसे इक्वेशन 2 कह दूं, इसे 3 कह दूं और इसे 4 कह दूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 2 में VD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कई बार आप कर चुके हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए क्या मैंने ठीक लिख दी वैल्यू, NE² AE या EA कर देता हूँ, AE शायद पहले लिख रहा था, बाकी तो एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। NE² AE टाउ बाय M, ये I की वैल्यू मेरे को मिलती है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। मान लो इसे मैंने इक्वेशन 5 कह दिया। अब मैंने कहा कि फ्रॉम 3 एंड 5, तीन और 5 से लिखने की कोशिश करते हैं। अब मैं करना क्या चाहता हूं, J को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। आप समझो मैं I को हटा देना चाहता हूं, उसकी जगह मैं J को ले आना चाहता हूं। तो यहां से अगर I को सब्जेक्ट बनाऊं तो J इंटू ए आता है, तो इस जगह मैंने J इंटू ए लिखा। J इंटू ए लिखते ही ए कैंसिल हो गया, J की वैल्यू मिल गई मेरे। J इक्वल्स टू NE² E टाउ बाय M, ये J की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब जरा देखें M अपॉन NE² टाउ, M अपॉन NE² टाउ, यहां पे उसका जस्ट रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं एक बार, J इक्वल्स टू E अपॉन M अपॉन NE² टाउ, ये लिख दिया मैंने। ऐसा करते ही ये वाला टर्म जो है वो इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंगली अगर आप देखिए तो रो या 1/सिग्मा हो गया, ठीक है। मान लीजिए दिस इक्वेशन इज नाउ 6, तो मैंने कहा फ्रॉम 4 एंड 6, अच्छा ठीक है, J भी वेक्टर है, E भी वेक्टर है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहा होता तो क्या होता, ये होता J और E की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है ना। J की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती थी और करंट फ्लो करता था फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर में होते थे वो E के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते थे, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑपोजिट टू E होती थी। आप लिखते भी थे फॉर्मूले में VD में माइनस स्मॉल e कैपिटल E वेक्टर अपॉन M दिस होल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड टू टाउ, ये लिखा भी करते थे आप, ठीक है ना। तो J और इसकी सेम डायरेक्शन है। अब मैंने 4 और 6 से लिखा, तो मैंने J को लिखा J इक्वल्स टू E वेक्टर में ही लिख लेते हैं अपॉन 1/सिग्मा सपोज सब्स्टिट्यूट किया इसकी जगह में, तो ये आ गया 1/सिग्मा। तो यहां से आया J वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा E वेक्टर। ये जो मैथमेटिकल नोटेशन बना है
इसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, बिना वेक्टर के भी लिख सकते हो, तब भी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म रहेगा, या फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहलाता है। अगर हमसे कहता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, तो हम ये डेरिवेशन करेंगे। बस इतनी ही फ्रीडम होगी हमारे पास कि हम चाहें तो वेक्टर में ना लिखें, ठीक है ना। लेकिन हमसे कहता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो फिर आपको वेक्टर के फॉर्म में ही लिखना होगा। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया इसका। सपोज मेरे पास एक कॉपर का कंडक्टर है, ठीक है ना, ऐसे मान लो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है कॉपर का, वायर भी कह सकते हो आप इसे। इस वायर को क्या किया गया, बहुत बड़ी इस पे स्ट्रेचिंग फोर्स लगाई गई, एक लार्ज स्ट्रेचिंग फोर्स लगा दी, या कह लो धीमे धीमे ग्रेजुअली हमने वो स्ट्रेचिंग फोर्स बढ़ाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये वायर थोड़ी थोड़ी करके इलोंगेट होती चली गई, और मान लो इसकी लेंथ डबल हो गई। किस चीज की वायर थी, कॉपर की वायर। तो जब इसकी लेंथ डबल हो गई, तो क्या ये वायर गोल्ड या सिल्वर या प्लैटिनम की बन गई होगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे होगा भाई, कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा। अब मान लो इस प्रोसेस में हमने टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा है। अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, तो जब वायर इलोंगेटेड नहीं थी उस समय की बात करते हो, और एक जब इलोंगेट करके हमने उसकी लेंथ डबल कर दी है तब की बात करते हैं। किस केस में रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, कभी दोनों में इक्वल होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे तो डिपेंड नहीं करती है, वो किस पे डिपेंड करती थी, टेम्परेचर, और वो बोल रहे हो कांस्टेंट रखा है, और खींचने के बाद मेटल भी नहीं बदला है इलोंगेशन होने के बाद, तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। अब अगर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो गई, तो रेजिस्टेंस जो है वो L/A के प्रोपोर्शनल है, लेंथ तो डबल हो गई, तो क्या एरिया कांस्टेंट रहा? का नहीं हो सकता एरिया कांस्टेंट, क्योंकि एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम देता है, ठीक है, और वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो मास देता है। मास तो दोनों केस में सेम ही है, और मटेरियल सेम, टेम्परेचर सेम, तो डेंसिटी भी सेम है। इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को सेम होना चाहिए। तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम अगर सेम है, और फाइनली अगर लेंथ चेंज हो रही है, तो एरिया को भी चेंज होना चाहिए। तो चलो शुरू के लिए हम मान लेते हैं एरिया A1 था, लेंथ L1 थी, फाइनली एरिया A2 हो गया, लेंथ L2 हो गई, ठीक है। बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कि हमें L2 गिवन था 2L, ये हो गया हमारे पास। यहां से हमने देखा कि L1/L2 की वैल्यू क्या हो गई, L1/L2 हो गया A2/A1 के बराबर। अब हमने कहा अगर फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस R1 थी और सेकंड केस में रेजिस्टेंस R2 थी, तो वो क्या होगा, रो तो सेम था, कैंसिल हो गया, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L/A होता था, रो तो सेम था, दोनों जगह कैंसिल हो गया, L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो L1/L2 हो गया, इनटू A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो A2/A1 हो गया। ये आया हमारे पास। अब जैसे ही आया तो हमने कहा चलो ठीक है, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। आपका A2/A1 तो L1/L2 ही है, तो इस A2/A1 को यहां से रिप्लेस कर दिया L1/L2 से, तो ये L1/L2 और ये भी L1/L2 के इक्वल, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया L1/L2 का होल स्क्वायर। अगर मान लो मैंने इसकी रिप्लेसमेंट कर दी होती है एरिया के टर्म में, तो यही चीज आती A2/A1 का होल स्क्वायर। अब हमारे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि लेंथ डबल कर दी गई है, ठीक है, तो अगर लेंथ डबल कर दी हमने, तो ये 2 टाइम्स हो गया है, इसको एक बार रेसिप्रोकेट करके लिख दें तो देखें क्या आता है, R2/R1 इक्वल्स टू L2/L1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A1/A2 का होल स्क्वायर। अब अगर हमने ये लेंथ डबल कर दी है, तो इसे हम 2L1 लिख सकते हैं। 2L1 लिखेंगे तो L1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर उसका स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, R1 उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 इक्वल्स टू 4R1 हो जाएगा। यानी कि लेंथ डबल हुई, लेकिन अब की से हम ये नहीं कह सकते कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टेंस भी डबल होगी, क्योंकि अकेली लेंथ में थोड़ी चेंज हुआ है, साथ में एरिया का भी चेंज हो गया है। तो लेंथ डबल हुई है और उसके साथ एरिया में चेंज हुआ है, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लेने के बाद रेजिस्टेंस कितनी हो गई है, 4 टाइम्स हो गई है हमारे पास। देखो हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस का कॉज क्या होता है, एक बार समझते हैं। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो हमें मालूम है
कि इलेक्ट्रॉन्स अपने थर्मल मोशन के साथ साथ एक एडिशनल मोशन और पोजेस कर लेते हैं। दो हमने मान लिया कि सब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं, पर सच्चाई तो ये नहीं है कि वो एक ही स्पीड से ड्रिफ्ट करते हैं। वो तो हमने इफेक्ट्स कंक्लूड करने के लिए निकाला है। जैसे हम आरएमएस वेलोसिटी ले लेते थे गैसेस के केस में इफेक्ट कंक्लूड करने के लिए, तो इसका मतलब थोड़ी कि सारे मॉलिक्यूल आरएमएस वेलोसिटी से ही मूव कर रहे होते थे गैस के। तो उसी तरह से यहाँ पे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो सिर्फ एक एजम्पशन है कि हम आसानी से चीज़ों को कंक्लूड कर सकें, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। सच्चाई तो ये है कि सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। अब आप सोचो, एक तो थर्मल मोशन है, वो हैप्पैज़ार्ड, इर्रेगुलर, रैंडम है, और दूसरा एक वेलोसिटी ड्रिफ्ट की आ गई है। सब अलग अलग ड्रिफ्ट से अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मूव कर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं और मूव करते हैं आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या आफ्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन सेट अप इनसाइड द कंडक्टर, तो ये मूवमेंट में एक दूसरे से टकराते हैं। जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो वो जो कोलिजन्स हैं, वही कोलिजन किसी ना किसी तरह से इनके मोशन को इफेक्ट करते हैं। क्योंकि जब कोलिजन होगा तो क्या होगा, इंपल्सिव फोर्सेस भी आएंगी। वो इंपल्सिव फोर्सेस का इफेक्ट आएगा। पहले तो जब तक इंपल्सिव फोर्स नहीं थी तो इलेक्ट्रिकल फोर्स थी, एक ही एक्सेलरेशन था, लेकिन कोलिजन होने पे तो वो नहीं रहेगा। तो हम इसे कहते हैं कि कोलिजन्स क्या करते हैं, मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। और इसी ऑब्स्ट्रक्शन को हमने नाम दिया है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो रेजिस्टेंस है। अब ऑब्स्ट्रक्शन किस बात पे डिपेंड करेगा, एक तो ये कि कितने ज्यादा कोलिजन्स होते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स के ऊपर। जितने जैसे जैसे नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ेगा। और दूसरी चीज ये है कितने स्ट्रॉन्ग कोलिजन्स होते हैं। आप सोचो, दो व्हीकल्स आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, कोलाइड करते हैं, एक आगे जा रहा है, पीछे कोलाइड करते हैं। लेकिन सपोज ये दोनों व्हीकल्स जब कोलाइड करते हैं तो दोनों में से हर एक व्हीकल की, सपोज दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं। पहला व्हीकल जो है उसकी स्पीड है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड और दूसरे की भी मान लो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इनका कोलिजन तो हुआ, लेकिन क्या वो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस हुआ? तो नहीं। सपोज 2 कार्स थी, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड तो बहुत छोटी स्पीड है, मोमेंटम भी बहुत कम हो गया है हमारे पास, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं है, ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं है। लेकिन सोचो यही 1 मीटर पर सेकेंड की जगह अगर स्पीड ज़्यादा होती, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होता है, ये कोलिजन बहुत ही ज़्यादा डिजास्ट्रस होते। तो हम यही चीज़ कह रहे हैं कि कितना इफेक्ट आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन कितनी होगी, वो 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि हम एक एनालॉगस में देखते हैं कि क्या होता होगा। आप सोचो, मैंने ऐसे एक पैसेज बना दी और ब्रॉड कर लेते हैं, ऐसे पैसेज ले लिया बड़ा सा, जितनी इस बोर्ड की विड्थ है उतनी विड्थ में एक पैसेज बना दिया मैंने, ठीक है ना। लेकिन इस पैसेज में क्या किया, बीच बीच में मैंने पिलर्स लगा दिए, पोल्स लगा दिए, कहीं यहाँ पोल लगा दिया, कहीं यहाँ लगा दिया, कहीं वहाँ लगा दिया, पोल्स अरेंज कर दिए। पूरा मतलब पैसेज क्लियर नहीं है, कहीं कहीं पे पोल्स है, बच के जाया जा सकता है उनसे, ठीक है। और एक ऐसी बाउंड्री वॉल बना दी, एक ऐसा नेट लगा दिया दोनों तरफ कि इसके बाहर कोई जा ना सके, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से नेट से कवर कर दिया, ये ब्लॉकेज हो गया कि इधर कोई बाहर नहीं जा सकेगा, इधर कोई जा नहीं सकेगा। अब हमने कुछ स्टूडेंट्स अरेंज किए इसके अंदर, 1 2 3, उसके पीछे भी 1 2 3, उसके आगे भी 1 2 3, ऐसे ढेर सारे हमने लाइन में स्टूडेंट्स अरेंज कर दिए पैसेज में, ठीक है। पैसेज जैसे मान लो इस वॉल के पास है तो यहाँ पे डोर लगा हुआ है, इसके पीछे भी लोग हैं उसी तरह से अरेंज। ऐसे ही जहाँ पैसेज आगे जाके एंड हो रहा है वहां भी डोर लगा हुआ है, लेकिन वो जगह अभी आप मान लो खाली है। तो जब सब मूव करेंगे तो जितने लोग डोर से बाहर उधर निकलेंगे उतने ही आप मान लो इधर एंटर करेंगे, यानी कि इस रीजन में नंबर ऑफ पर्संस कांस्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, वैसे ही हमने यहाँ नंबर ऑफ पर्सन इन द गिवन रीजन फिक्स कर दिया कि वो इतने ही रहेंगे, ठीक है। अब हमने इन सब पर्संस की आंखों पे काले कपड़े बांध दिए और इनको कहा जब गन शॉट की आवाज सुनना, बुलेट फायर की जाएगी, गन फायर की जाएगी, तो उस समय सब लोग चलना शुरू कर देना। गन शॉट हुई, अब कोई देख नहीं सकता, सब चलते हैं। जब ये चलेंगे तो क्या सब एक ही स्पीड से चलेंगे? नो, किसी की स्पीड कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये सब अलग अलग स्पीड से चलेंगे। एक चीज, क्या जब ये चलेंगे तो इनके चांसेस हैं एक दूसरे से टकराने के? तो बिल्कुल है, ये एक दूसरे से टकराएंगे भी। अच्छा, क्या चांसेस हैं जो हमने बीच में पोल्स लगाए थे उनसे टकराएंगे? तो बिल्कुल है। ये पोल्स फिक्स्ड हैं अपनी जगह पे, ये उन फिक्स्ड आयंस का रोल प्ले कर रहे हैं जो कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है।
ठीक है, तो अगर मान लो मैं बाकी कुछ नहीं चेंज करता हूं, पैसेज की लेंथ बदल देता हूं, डबल कर देता हूं, विड्थ उतनी ही है, पैसेज की लेंथ डबल कर दी, तो अब अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पे आपको क्या लगता है प्रैक्टिकली क्या इफेक्ट आएगा आफ्टर द गन शॉट जब ये मूव करना शुरू करेंगे? तो हमें मालूम है कि अब जो यहां से मूव करके वहां तक जाएगा उसको ज्यादा कोलिजन सफर करने पड़ेंगे, ज्यादा लेंथ है तो ज्यादा कोलिजन सफर करने पड़ेंगे। अब ज्यादा कोलिजन सफर करने पड़ेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। आइडियली मान लेते हैं कि लेंथ डबल हो गई है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इफेक्टिवली ओवरऑल इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन से मिला करके तो एवरेज में डबल ही हो जाएगा। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गई, क्योंकि लेंथ डबल करने से बाकी कोई पैरामीटर नहीं बदला है, ना टेम्परेचर बदला है। टेम्परेचर बेसिकली एनर्जी के लिए, थर्मल एनर्जी के लिए, उनकी जो थर्मल वेलोसिटी है वो चेंज होने वाली है, उसको हमने नहीं चेंज करने की बात की है। ये स्ट्रेट लाइन में भी नहीं चलेंगे, जब चल रहे होंगे तो कोई थोड़ा ऐसे जा रहा होगा, कोई ऐसे जा रहा होगा, तो उसी तरह से मूव कर रहे हैं, टकराएंगे तो फिर रास्ते बदल लेंगे अपने। इनके कोलिजन्स इलास्टिक नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन इलास्टिक होंगे, लेकिन फिर भी एक मॉडल के रूप में हम काफी हद तक चीजें कंक्लूड कर पा रहे हैं। तो हमें समझ आया कि लेंथ बढ़ेगी तो भाई रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और डबल हो जाती है। आपने फॉर्मूला भी ऐसे ही लिखा है रेजिस्टेंस का, R इक्वल्स टू रो L बाय A। अब हम सोचते हैं अच्छा ठीक है, हम नंबर ऑफ पर्सन्स तो उसी तरह से अरेंज रखते हैं, लेकिन क्या करते हैं एरिया की विड्थ डबल कर देते हैं, नंबर ऑफ पोल्स भी हम उतने ही रखते हैं। ठीक है, एरिया की विड्थ जो है, पैसेज की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसमें वो मूव करेंगे वो डबल कर देते हैं। तो क्या होगा, अब क्या होगा, पहला ये था, दूसरा पहले यहां पे हुआ करता था, तीसरा इसके बगल में, तो सेपरेशन कम होता था, अब दूर दूर हो गई है। अब अगर ये दूर दूर हो गए चलेंगे तो इनके कोलिजन्स पे क्या इफेक्ट आएगा? उन्होंने कहा कोलिजन्स भी अब जो है ऑल्टर कर जाएंगे, कम हो जाएंगे, कोलिजन्स कम हो जाएंगे, तो आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, तो भाई रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, हमें समझ में आया। अब आते हैं रेजिस्टिविटी कब चेंज होती है? का रेजिस्टिविटी तो तब चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी हमारे पास। तो अब रेजिस्टिविटी बढ़ने की बात हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है, थर्मल वेलोसिटी बढ़ा देना। तो कहा अच्छा ठीक है, इनको फिर से अरेंज किया उसी तरह से पैसेज में, काफी से बेटा जब गन शॉट सुनोगे ना तुम लोग, तो तुम लोग चलोगे नहीं, दौड़ोगे, भागना आप सबको, फुल स्पीड में दौड़ लेना, यानी कि मैंने इनकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। तो क्या अब ये जब दौड़ेंगे तो इनके कोलिजन बढ़ जाएंगे? वी कैन नॉट से कि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे या नहीं, लेकिन वी आर वेरी मच श्योर कि पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग कोलिजन होंगे, पहले के कंपैरिजन में अब इंपल्सिव फोर्सेस बहुत लार्ज होंगी। इसका मतलब अगर कोलिजन उतने भी रहे जितने पहले थे, पर उनकी स्ट्रेंथ बदल चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है, तो रिजल्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और वो अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि टेम्परेचर पे किस तरह से रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो हमें ये मालूम चल गया कि रेजिस्टेंस कौन कौन से पैरामीटर्स पे, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक एनालॉगस रूप में भी ये कोई, देखो ये लॉजिकल स्टडी है, दिस इज नॉट फिजिक्स जो हम कर रहे हैं, हम एक अपने लिए एक ऐसा लॉजिकल वे कर रहे हैं जिससे हमें चीजें रिटेन रहे, हमें याद रहे, हम प्रैक्टिकल बातों की बात कर रहे हैं कि ऐसा होगा, हम लॉजिक लगा रहे हैं उसके ऊपर। हो सकता है कंसेप्चुअली हम रॉन्ग ही हो, लेकिन क्या है, हमारा एक लॉजिक हमें उस कंक्लूजन तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का रिजल्ट हो गया। मार्केट में क्या है, छोटे छोटे से कंपोनेंट्स मिलते हैं जिन्हें हम रेजिस्टेंस कहते हैं। पिक मैं आपको भेजूंगा, आप देखोगे उसको कैसा होता है देखने में। इनकी जो वैल्यू होती है कि कितनी रेजिस्टर का काम है रेजिस्टेंस ऑफर करना, तो वो कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं इसकी वैल्यू उनके ऊपर नंबर में नहीं लिखी जाती है, इंस्टेड एक कोडेड तरीके से लिखी जाती है, और वो कलर्स में कोड की जाती है। तो उसे हम कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर कहते हैं या कलर कोड ऑफ रेजिस्टर्स कहते हैं। हमारे पास 4 बैंड के रेजिस्टर हैं, इस तरह से रेजिस्टर मिलेगा, उस पर 4 कलर के बैंड्स बने होंगे इस तरह से। ये आपका जो है फर्स्ट बैंड है, ये आपका सेकंड बैंड है, ये थर्ड बैंड है, ये फोर्थ बैंड है। 5 बैंड के भी आते हैं रेजिस्टर्स, वैसे हमारे सिलेबस में 4 बैंड का रेजिस्टर है। मैं 4 बैंड के रेजिस्टर की कलर कोडिंग समझनी है, इस कलर्स को देखते हुए हम उसकी वैल्यू बता सकें कितनी है ये वैल्यू। तो हम सब इस तरह से रेजिस्टर हमें मिलेगा, उसके ऊपर ये कलर्स बैंड बने होंगे। ठीक है, अब वो कलर्स कौन कौन से हैं सबसे पहले समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, मैं रीड कर रहा हूं। बीबी रॉय, 3 आ गए एक साथ। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर
नेकलेस। फिर से बोलता हूं एक बार, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है ना, आप गोल्ड सिल्वर नो कलर भी कह सकते हैं, एन से नो कलर होता है, नन भी कह सकते हैं वहां पे। अभी मीनिंग समझाऊंगा मैं आपको क्या है। तो सबसे पहला बी है ना, दैट इज फॉर ब्लैक। ये ब्राउन, ये रेड, ये ऑरेंज, ये येलो, ये ग्रीन, ये भी ब्लू, ये वॉयलेट, ये ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, ये नन या नो कलर, नन लिख देता हूं, या नो कलर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये टेबल बन गई हमारे पास। अब हमने क्या किया, जो दूसरा कॉलम बनाया उस पर डिजिट लिखा है, 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट लिख दिए, 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट लिख दिए। मैं वही टेबल बना रहा हूं जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, और इसके बाद तीसरा कॉलम, उस पर मल्टीप्लायर लिखा है, आप देख लो, जिस पर 10 की पावर पे लिखा है, 10 लिखा, उस पर पावर वही लगा दी जो डिजिट लिखा हुआ था। 10 की पावर 0 यानी कि 1 होगा, 10 की पावर 1 हो गया, 10 की पावर 2 हो गया, 10 की पावर 3 एंड सो ऑन, अब टिल 10 की पावर 9 लगा दिए। उसके बाद चौथा कॉलम बना है टॉलरेंस का। ब्राउन के लिए ±1%, रेड के लिए ±2%, गोल्ड के लिए ±5%, इसके लिए सिल्वर के लिए ±10%, नन के लिए +-20%। वैसे तो औरों की भी होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उस टॉलरेंस को मैंने लिखा नहीं है। इनफैक्ट इनके 10 मल्टीप्लायर्स भी होते हैं 10 की पावर में, वो भी मैंने लिखे नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें जो डील करना है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, डिजिट का मीनिंग समझते हैं। जो पहले 2 बैंड्स होंगे उनसे हमने डिजिट कंक्लूड करना है। जो पहला बैंड है उससे पहला डिजिट, दूसरे बैंड के कलर से दूसरा डिजिट कंक्लूड करना है, वो यहां से देख करके लिखेंगे आप। ठीक है, जैसे थोड़ी देर के लिए आप मान लो ये फर्स्ट वाला बैंड जो है आपका, वो मैं मान लेता हूं सपोज रेड कलर का है, दिस इज रेड कलर। ठीक है, सेकेंड बैंड मैं मान लेता हूं सपोज ब्लैक कलर का है, थर्ड बैंड मैं मान लेता हूं सपोज ऑरेंज कलर का है, और मान लो फोर्थ बैंड जो है वो गोल्डन कलर है। तो मेरे को सबसे पहले क्या लिखना है, पहला डिजिट लिखना है अपना। तो मैं देखूंगा रेड के करस्पॉन्डेंस में कौन सा डिजिट है, 2 लिखा हुआ मेरे को, तो मैंने 2 लिख दिया। दूसरा डिजिट मुझे कंक्लूड करना है, दूसरा बैंड किस कलर का है, ब्लैक। ब्लैक के सामने देखा क्या लिखा, 0 लिखा है, डिजिट में लिख दिया 20। तो ये 2 डिजिट का एक नंबर बन गया। मल्टीप्लायर के लिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। अब तीसरा डिजिट देखा क्या है मेरे पास, ऑरेंज, उसका मल्टीप्लायर चेक किया, ऑरेंज का क्या है, तो ऑरेंज का मल्टीप्लायर 10 की पावर 3 है, किलो भी कर सकते हो आप इसे। ठीक है, फिर चौथा चेक किया मैंने, गोल्ड है, तो गोल्ड के सामने ±5% लिखा था। जैसे आप एरर लिखते थे ना, उसी तरह का समझ लो, फ्लक्चुएशन दिया गया आपको एक तरह का, इतने ओम की इसकी रेजिस्टेंस होगी। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर, जिसकी मैंने कोडिंग की है। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट डिजिट से क्या बनाना है हमारे को, पहला डिजिट कैसे मिलेगा, फर्स्ट बैंड से पहला डिजिट, सेकंड बैंड से दूसरा डिजिट, यानी कि पहले कलर से आप डिजिट चेक करोगे, दूसरे कलर से आप डिजिट लोगे, तीसरे कलर से मल्टीप्लायर सिलेक्ट करोगे, और चौथे से आप जो है वो क्या करोगे, टॉलरेंस लिखोगे। अब मान लो चौथा बैंड बना ही नहीं है, तो उसी के लिए नल लिखा है कि चौथा बैंड बना ही नहीं है, तो कोई बैंड नहीं है, तो मतलब ±20% लेना है।
तो ये कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है ना। देखो अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हमें पढ़ना है बेसिकली, करा नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिखाऊंगा, लेकिन आप उसे पढ़ पहले ही चुके हो, उसके सारे तरीके आपको पता है। जो कैपेसिटर में लगाए थे उसी समय रेजिस्टेंस के भी क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दिए थे, तो आप बिल्कुल सेम चीज से जो कैपेसिटर में किया था उसी के अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस को भी करोगे कंक्लूड, कि वो सीरीज में या पैरेलल में। आपको सीरीज में कंक्लूड होंगे तो आप सीरीज वाला फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, यानी कि R = R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन, और पैरेलल में है तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन के अकॉर्डिंगली उन्हें ऐड अप करोगे, सर्किट से निकालोगे। मैंने आपको असाइनमेंट कल भेज दी है, मैसेज डाल दिया आप लोगों को, मुझे कितने बजे तक वो असाइनमेंट चाहिए। आप कैम स्कैनर अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो ऐप स्टोर पे जाके उसे डाउनलोड करो, डाउनलोड करके उससे के बाद पिक्स लो, उनको स्कैन करो, मतलब जो आपने काम किया है उन स्कैन का PDF, उसमें कन्वर्ट का ऑप्शन है, PDF में कन्वर्ट करो, वो मेरे नंबर पे सेंड करो और उस पर अपना नाम भी डालो और क्लास भी डालो। सिर्फ ऐसा ना हो कि पिक्चर भेज दिया, मुझे पता ही नहीं कौन भेज रहा है, तो पुट योर नेम, ठीक है, और क्लास ऑल्सो। हो सकता है कि नाम के बच्चे 2 क्लास में हो, तो वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को, तो आप नाम और वो डालोगे, ठीक। आज का काम आज की डेट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज आपको इस लेक्चर से रिलेटेड नोट्स भी मैंने आपको भेज दिए थे, वो नोट्स भी मेरे को स्कैन करके भेजोगे। 3 पेज के नोट्स भी भेजे मैंने आपको, वो तीनों पेज भी कि आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिए हैं, आप भेजोगे वो नोट्स भी मेरे को स्कैन करके। और इस लेक्चर से रिलेटेड असाइनमेंट भी मैं आपको शाम तक डाल दूंगा, वो इफ पॉसिबल आज लगा सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल लगाओगे। और जो असाइनमेंट आएगी कल आपके पास या आज, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के भी क्वेश्चन होंगे, तो वो सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आप निकालोगे इन द सिमिलर फैशन और मोड जो आप कैपेसिटर में करते थे, ठीक है।